स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन अधिनियम 1996 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक विधायी ढांचा है जिसका उद्देश्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के अधिकारों, कल्याण और कार्य स्थितियों की सुरक्षा करना है। 2. इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सिद्धांतों के अनुसार तैयार विशेष रूप से सन्निर्माण सुरक्षा और स्वास्थ्य पर ILO कन्वेंशन संख्या 167 के अनुरूप किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है या नहीं है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन अधिनियम 1996 का उद्देश्य भारत में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के अधिकारों, कल्याण एवं कार्य स्थितियों की सुरक्षा करना है। अतः कथन 1 सही है। इसके तहत इनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी उपायों पर ध्यान देने के साथ रोजगार विनियमों को प्रबंधित करना शामिल है, जिससे सबसे कमजोर श्रम क्षेत्रों में से एक के रूप में इसमें बेहतर कार्य स्थितियां सुनिश्चित हो सके। यह अधिनियम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सिद्धांतों के अनुसार तैयार विशेष रूप से विनिर्माण सुरक्षा और स्वास्थ्य पर ILO कन्वेंशन संख्या 167 के अनुरूप किया गया है। अतः कथन 2 सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। कभी कभी समाचारों में रहने वाला केप टाउन कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? A. जलवायु परिवर्तन से निपटने और जैव विविधता की रक्षा करने के उद्देश्य से एक फ्रेमवर्क। B. संकटग्रस्त प्रजातियों के व्यापार को विनियमित करने के लिए एक वैश्विक समझौता। C. समुद्री कानून एवं क्षेत्रीय विवादों से संबंधित एक सम्मेलन। D. विमानन उपकरणों की परिसंपत्ति आधारित वित्तपोषण एवं पट्टे को सुविधाजनक बनाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। दक्षिण अफ्रीका में 2001 में अपनाई गई केप टाउन संधि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसके तहत ऋणदाताओं को विमान, इंजन और हेलीकॉप्टर जैसी उच्च मूल्य वाली मोबाइल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण की अनुमति दी गई है। इसके प्रमुख विशेषताओं में मोबाइल उपकरणों से संबंधित हितों को दर्ज करने के लिए एक वैश्विक रजिस्ट्री की स्थापना के साथ पारदर्शिता सुनिश्चित करना एवं पंजीकृत लेनदारों के दावों को प्राथमिकता देना शामिल है। भारत ने वर्ष 2008 में CTC पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है, इसलिए इस कन्वेंशन के प्रावधान भारत पर विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं है। अमेरिका और चीन के बाद भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। 1. यह भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट है। 2. यह एक बल्क कार्गो टर्मिनल से विकसित होकर देश का अग्रणी कंटेनर बंदरगाह बन गया है। 3. इसके तहत आंतरिक क्षेत्र में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के क्रम में वधावन में एक सैटेलाइट बंदरगाह विकसित हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह उपर्युक्त विशेषताओं को सबसे बेहतर रूप से वर्णित करता है? A. मुंद्रा बंदरगाह। B. विशाखापत्तनम बंदरगाह। C. जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण। D. कोचीन बंदरगाह। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C. जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह यानी JNPA नवी मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है और इसे वर्ष 1989 में शुरू किया गया था। प्रमुख विशेषताएं: भारत का पहला लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट, इसमें पूरी तरह से लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल को अपनाया जाता है। कंटेनर टर्मिनल, इसके तहत भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल यानी BMCT, नावा शिवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल और गेटवे टर्मिनल्स इंडिया प्राइवेट सहित 5 कंटेनर टर्मिनल का संचालन किया जाता है। इसके तहत कनेक्टिविटी और व्यापार दक्षता बढ़ाने के क्रम में वधावन बंदरगाह पर सैटेलाइट बंदरगाह के साथ जालना और वर्धा में शुष्क बंदरगाहों की योजना बनाई गई है। अतः विकल्प C सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत और इस देश ने वर्ष 1951 में मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत व्यापार, संस्कृति और सैन्य मामलों में सहयोग स्थापित किया गया। 2. भारत और इस देश ने गुटनिरपेक्षता, उपनिवेशवाद विरोध और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों को साझा किया, जिससे बांडुंग सम्मेलन और NAM के गठन में योगदान दिया। 3. यह देश अब सिंगापुर के बाद आसियान क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। निम्नलिखित में से कौन सा देश उपर्युक्त विवरण से सबसे अधिक सुमेलित है? A. इंडोनेशिया। B. मलेशिया। C. थाईलैंड। D. वियतनाम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A. इंडोनेशिया। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत ने डच औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के लिए इंडोनेशिया की लड़ाई का पुरजोर समर्थन किया था।
भारत और इंडोनेशिया ने वर्ष 1951 में मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए और व्यापार, संस्कृति और सैन्य मामलों में सहयोग बढ़ा। दोनों राष्ट्र गुटनिरपेक्षता, उपनिवेशवाद विरोध और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर एकमत थे, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1955 के बांडुंग सम्मेलन में उनकी सक्रिय भागीदारी हुई और वर्ष 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन हुआ। इंडोनेशिया अब आसियान क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। पहला सिंगापुर और व्यापार वर्ष 2005-06 में 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 38.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। इंडोनेशिया में भारतीय निवेश 1.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। इंडोनेशिया भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है, जिसकी कीमत पर व्यापक सहमति बन गई है, जिसका अनुमान 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, वाइब्रेंट इंडिया के लिए पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई यह योजना हाशिए पर पड़े छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 2. यह ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग तथा डीएनटी वर्ग के वंचित छात्रों के लिए खुला है, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए तक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पीएम यशस्वी योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई यह योजना हाशिए पर पड़े छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अतः कथन 1 सही है। यह ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और डीएनटी छात्रों के लिए खुला है, जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष तक है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. आर्द्रभूमि मान्यता प्राप्त शहर उन शहरों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है जो अपने आर्द्रभूमि के संरक्षण और स्थायी प्रबंधन के लिए प्रतिबद्ध है। 2. जयपुर और वाराणसी रामसर अभिसमय के तहत मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमि शहरों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शहर बन गए हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आर्द्रभूमि मान्यता प्राप्त शहर, यह उन शहरों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है जो अपने आर्द्रभूमि के संरक्षण और स्थायी प्रबंधन के लिए प्रतिबद्ध हैं। अतः कथन 1 सही है। यह उन शहरी क्षेत्रों को मान्यता देता है जो आर्द्रभूमि की रक्षा करते हैं तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि वे पर्यावरण और समुदायों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं। मान्यता प्राप्त शहरों को शहरी विकास और पारिस्थितिकी संरक्षण के बीच संतुलन बनाने के उनके प्रयासों के लिए मान्यता दी जाती है। इंदौर और उदयपुर रामसर अभिसमय के तहत मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमि शहरों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शहर बन गए हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संविधान में दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय घोषित किया गया है। 2. सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से उसके पद से हटाया जा सकता है। 3. संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संविधान दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय घोषित करता है, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति की मंजूरी से अन्य स्थानों को भी मुख्यालय घोषित करने की अनुमति देता है। हालांकि यह अनिवार्य नहीं है। अतः कथन 1 सही है। सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उसके पद से तभी हटाया जा सकता है जब संसद दोनों सदनों में विशेष बहुमत द्वारा समर्थित अभिभाषण प्रस्तुत करे जिसमें सिद्ध कदाचार या अक्षमता का हवाला दिया गया हो। अतः कथन 2 सही है। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु निर्दिष्ट नहीं की गई है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में लौह उपयोग के अवशेषों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, जिसमें एक तरफ जगह और दूसरी तरफ क्षेत्र दिए गए हैं। 1. नायकुंड विदर्भ, 2. माहुर झारी नागपुर, 3. पयमपल्ली तमिलनाडु। उपर्युक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मेगालिथिक काल की कब्रों से लगभग 33 प्रकार के लोहे के औजारों की पहचान की गई है। इनका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता था। कृषि में कुदाल, दरांती और कुल्हाड़ी जैसे औजारों का उपयोग किया जाता था, जबकि घरेलू जरूरतें बर्तन और तिपाई स्टैंड जैसी वस्तुओं से पूरी की जाती थी।
शिल्पकला संबंधी गतिविधियों के लिए छेनी और कीलें बनाई जाती थी तथा युद्ध और शिकार के लिए तलवारें, खंजर, भाले और तीर के सिरे बनाए जाते थे। कई स्थलों पर लोहे के उपयोग के महत्वपूर्ण निशान पाए गए हैं। विदर्भ में नायकुंड से लोहा गलाने की भट्टी का पता चला है, अतः युग्म 1 सही सुमेलित है। नागपुर में माहुरझारी से लोहे की घुंडियों के साथ तांबे की चादरों से बने घोड़े के सिर के आभूषण प्राप्त हुए हैं, अतः युग्म 2 सही सुमेलित है। तमिलनाडु के पय्यमपल्ली में अत्यधिक मात्रा में लौह धातुमल मिला है, जो स्थानीय लौह प्रगलन की ओर इंगित करता है, अतः युग्म 3 सही सुमेलित है। ये निष्कर्ष लौह प्रौद्योगिकी में प्रगति की ओर संकेत करते हैं तथा आग पर नियंत्रण करने तथा अयस्क से लोहा निकालने की प्रारंभिक क्षमता को प्रदर्शित करते हैं, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कोयला खनन से निकलने वाली धूल पौधों के पत्तों पर जमकर उनकी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को बाधित करती है। 2. 1 ग्राम धूल वाले पौधे प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में 2 से 3 ग्राम कम कार्बन अवशोषित करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कोयला धूल महीन कण है जो खनन गतिविधियों जैसे चट्टानों को नष्ट करना, ड्रिलिंग करना और कोयले के परिवहन करने के दौरान उत्पन्न होती हैं। यह आसपास के वनस्पतियों पर जम जाती है, जिससे उनके कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है। वनस्पतियों पर कोयला धूल का प्रभाव: कम कार्बन अवशोषण धूल पौधों की पत्तियों पर छिद्रों, रंध्रों को अवरुद्ध कर देती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभावी अवशोषण रुक जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है, अतः कथन 1 सही है। बता दें कि 1 ग्राम धूल वाले पौधे प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में 2 से 3 ग्राम कम कार्बन अवशोषित करते हैं, अतः कथन 2 सही है। तापमान विनियमन में व्यवधान धूल पौधों को जलवाष्प छोड़ने से रोकती है, जिससे वे अत्यधिक गर्म हो जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे विकास अवरुद्ध हो जाता है या पौधे मर जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। 2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में राजनीति के निर्देशक तत्व के रूप में किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की। यह नियम सभी निवासियों पर लागू होता है, लेकिन अनुसूचित जनजातियों और राज्य से बाहर गए मूल निवासियों को इससे छूट दी गई है। इसके साथ ही उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है, अतः कथन 1 सही है। समान नागरिक संहिता भारत के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, दत्तक ग्रहण, विरासत एवं उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाली विधियों के एक समूह को संदर्भित करती है। समान नागरिक संहिता की अवधारणा का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में राजनीति के निर्देशक तत्व के रूप में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, अतः कथन 2 सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। गैलेंट्री मेडल किस लिए प्रदान किया जाता है? ए. साहसिक कार्यों के लिए, बी. उत्कृष्ट सेवा रिकॉर्ड के लिए, सी. प्रशासनिक कार्यों के लिए, डी. अपराधियों की पहचान के लिए। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।